हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ आपके सामने गुनाह वो देवता के थर्ड पार्ट को लेकर। अभी तक आपने देखा कि चंदर और सुधा की बातचीत थोड़ी बहुत। अब देखिए कि चंदर उसके घर जाता है। लेकिन हाँ, एक बात थी। जितना स्नेह और स्नेह भरी फटकारें, स्वास्थ्य के प्रति चिंता अपने पापा से मिलती थी सुधा को, वैसा बड़े निस्वार्थ भाव से वह चंदर को दे डालती थी। खाने पीने की जितनी परवाह उसके पापा उसकी करते थे, न खाने पर या कम खाने पर उसे जितने दुलार से फटकारते थे, उतना ही ख्याल वह चंदर का रखती थी। और स्वास्थ्य के लिए जो उपदेश उसे पापा से मिलते थे, उसे और भी स्नेह में पाकर वह चंदर को दे डालती थी। चंदर कै बजे खाना खाता है, यहाँ से जाकर घर पर कितनी देर पड़ता है, रात को सोते वक्त दूध पीता है या नहीं, इन सब का लेखा जोखा उसे सुधा को देना पड़ता। और जब कभी उसके खाने पीने में कोई कमी रह जाती तो सुधा की डांट खानी पड़ती थी। पापा के लिए सुधा भी बच्ची थी और स्वास्थ्य के मामले में सुधा के लिए चंदर अभी बच्चा था। और कभी कभी तो सुधा की स्वास्थ्य चिंता इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि चंदर बेचारा जो खुद तंदुरुस्त था घबरा उठता था। एक बार सुधा ने कमाल कर दिया। उसकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने उसे लड़कियों का एक टॉनिक पीने के लिए बताया। इम्तिहान में जब चंदर कुछ दुबला सा हो गया तो सुधा अपनी बची हुई दवा ले आई और लगी चंदर से जिद करने की, पियो इसे। जब चंदर ने अखबार में उसका विज्ञापन दिखाकर बताया कि यह लड़कियों के लिए है, तब कहीं जाकर उसकी जान बची। इसीलिए जब सुधा ने चाय के लिए कहा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि जब कभी सुधा चाय बनाती थी तो प्याले के मुंह तक दूध भरकर उसमें 2 चम्मच चाय का पानी डाल देती थी। और अगर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय की मांग की तो उसे खाली दूध पीना पड़ता था, और चाय के साथ फल और मेवा और खुदा जाने क्या क्या। उसके बाद सुधा का इसरार, न खाने पर सुधा का गुस्सा, उसके बाद लंबी चौड़ी मनोहार, इस सब से चंदर बहुत घबराता था। लेकिन जब सुधा उसे स्टडी रूम में बिठाकर जल्दी से चाय बना लाई तो उसे मजबूर होना पड़ा। और बैठे बैठे निहायत बेबसी से उसने देखा कि सुधा ने प्याले में दूध डाला, उसके बाद थोड़ी सी चाय डाल दी, उसके बाद अपने प्याले में चाय डालकर और 2 चम्मच दूध डालकर आप ठाठ से पीने लगी। और बेतकल्लुफ़ी से दूधिया चाय का प्याला चंदर की ओर खिसकाकर बोली, पीजिए, नाश्ता आ रहा है। चंदर ने प्याले को सामने रखा, उसके चारों तरफ घुमाकर देखता रहा कि किस तरफ से उसे चाय का अंश मिल सकता है। और सभी ओर से प्याले में एक क्षीर सागर नजर आया तो उसने हार कर प्याला रख दिया। क्यों पीते क्यों नहीं, सुधा ने अपना प्याला रख दिया। पिए क्या, कहीं चाय भी हो तो। और क्या, खालिस चाय पीजिएगा। दिमागी काम करने वालों को ऐसी ही चाय पीनी चाहिए। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं चाय छोड़ूं या रिसर्च। न मुझे ऐसी चाय पसंद है, न ऐसा दिमागी काम। लो, आपको विश्वास नहीं होता, मेरी क्लास फेलो है गेसु आजमी, सबसे तेज़ लड़की है। उसकी अम्मी उसे दूध में चाय उबाल कर देती है। क्या नाम तुम्हारी सखी का? गेसु, बड़ा अच्छा नाम है। और क्या, मेरी सबसे घनिष्ठ मित्र है और उतनी अच्छी है जितना अच्छा नाम। जरूर जरूर, चंदर ने मुंह बिचकाते हुए कहा, और उतनी ही काली होगी जितने काले गेसु। तत् शर्म नहीं आती किसी लड़की के लिए ऐसा कहते हुए? और हमारे दोस्तों की बुराई करती हो तब क्या, वे सब तो हैं ही बुरे। अच्छा लो, नाश्ता करो, पहले फल खाओ। और वह प्लेट में छील छील कर संतरा रखने लगी। इतने में ज्यों ही वह झुककर एक गिरे हुए संतरे को नीचे से उठाने लगी, चंदर ने झट से उसका प्याला अपने सामने रख लिया और अपना प्याला उधर रख दिया और शांत चित्त से पीने लगा। संतरे की फांके उसकी ओर बढ़ाते हुए ज्यों ही उसने एक घूंट चाय ली तो वह चौंक कर बोली, अरे यह क्या हुआ? कुछ नहीं, उसमें हमने दूध डाल दिया। तुम्हें दिमागी काम बहुत रहता है, चंदन ने ठाठ से चाय घूंटते हुए कहा। सुधा कुड़ गई, कुछ बोली नहीं। चाय खत्म करके चंदन ने घड़ी देखी। अच्छा बताओ, क्या टाइप कराना है? बहुत देर हो रही है। बस यहाँ तो 1 मिनट बैठना बुरा लगता है आपको। हम कहते हैं कि नाश्ते और खाने के वक्त आदमी को जल्दी नहीं करनी चाहिए। बैठिए ना। अरे तो तुम्हें कॉलेज जाने की तैयारी नहीं करनी है? करनी क्यों नहीं है, आज तो गेसु को मोटर पर लेते हुए तब जाना है। तुम्हारी गेसु और कभी मोटर पर चढ़ी है? जी, वह साबिर हुसैन कासमी की लड़की है।
उसके यहाँ 2 मोटरें हैं और रोज़ तो उसके यहाँ दावतें होती रहती हैं। अच्छा, हमारी तो कभी नहीं की। आहा, गेसू के यहाँ दावत खाएंगे इसी मुँह से। जनाब, उसकी शादी भी तय हो गई है, अगले साल जाड़ों तक हो भी जाए। छी, बड़ी खराब लड़की हो, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा। सुधा ने मजाक में पराजित कर बहुत बड़ी विजय भरी मुस्कान से उसकी ओर देखा। चंद्र ने झेप कर निगाह नीची कर ली तो सुधा पास आकर चंद्र का कंधा पकड़कर बोली, अरे उदास क्यों हो गए भैया, तुम्हारा भी ब्याह तय कराएंगे, घबराते क्यों हो। और एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब उठाकर बोली, लो इस मुट्ठी से ब्याह करोगे, लो कर लो बातचीत, तब तक मैं निबंध ले आऊँ टाइप कराने वाला। चंद्र ने खिसियाकर बड़ी जोर से सुधा का हाथ दबा दिया। हाय रे, सुधा ने हाथ छुड़ाकर मुंह बिचकाते हुए कहा, ले लो बाबा, हम जा रहे हैं, काहे बिगड़ रहे हैं आप। और वह चली गई। डॉक्टर साहब का लिखा हुआ निबंध उठा लाई और बोली, लो ये निबंध की पांडुलिपि है। उसके बाद चंद्र की ओर बड़ी दुलार से देखती हुई बोली, शाम को आओगे ना। अच्छा, हम परेशान नहीं करेंगे, तुम चुपचाप पढ़ना। जब रात को पापा आ जाएं तो उन्हें निबंध की प्रतिलिपि देकर चले जाना। नहीं, आज शाम को मेरी दावत है ठाकुर साहब के यहाँ, तो उसके बाद आ जाना। और देखो, फरवरी आ गई है, मास्टर ढूंढ दो हमें। नहीं, ये सब झूठी बात है, हम कल सुबह आएंगे। अच्छा, तो सुबह जल्दी आना और देखो मास्टर लाना मत भूलना, ड्राइवर तुम्हें मुखर्जी रोड पहुँचा देगा। वह कार में बैठ गया और कार स्टार्ट हो गई। फिर सुधा ने पुकारा, वह फिर उतरा। सुधा बोली, लो ये लिफाफा तो भूल ही गए थे, ये पापा ने लिख दिया है, उसे दे देना। अच्छा कहकर फिर चंद्र चला कि फिर सुधा ने पुकारा, सुनो, एक बार में क्यों नहीं कह देती सब। चंद्र ने झल्ला कर कहा, अरे बड़ी गंभीर बात है, देखो वहाँ कुछ ऐसी वैसी बात मत कहना लड़की से, वरना उसके यहाँ 2 बड़े बड़े बुलडॉग हैं। कहकर उसने गाल फुलाकर आँख फैलाकर ऐसी बुलडॉग की भंगिमा बनाई कि चंद्र हंस पड़ा। सुधा भी हंस पड़ी। ऐसी थी चंद्र और ऐसा था चंद्र, ऐसी थी सुधा। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका मुझे सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ जब चंद्र लिफाफा लेकर जाता है उनकी छात्रा के यहाँ। आप सब लोग कुछ गलती हो गई है तो क्षमा करना और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या सुधार की गुंजाइश है। धन्यवाद।